आज का जो टॉपिक है वह है संविदा का सिद्धांत, यानी कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। इसमें क्या प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर डालिए। उसको कैसे लिखना है ये जानना बहुत जरूरी है। और जब अगर आपने लिखने का तरीका सीख लिया ना तो जस्ट हजारों लोगों से प्लस हो जाएंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है संविदा का सिद्धांत, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में है, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में है? क्या आप इसको बता सकते हैं? बोलिए, क्या बता सकते हैं आप लोग? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिद्धांत सेक्शन में प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये केस लॉ से निकल के आता है, वादों से निकल के आता है। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन बनेगा मेंस का, नोट कर डालिए। क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो बनेगा मेंस का, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ की परीक्षा नहीं देना है, आगे भी कुछ परीक्षाएं आएंगी। कौन सी? यूपी की, बिहार की, झारखंड की भी वैकेंसी आने वाली है। 90 सीट, पता नहीं पता आप लोगों को? कहाँ आप लोग किस दुनिया में टहल रहे हैं? क्या इरादा है इस बार? झंडा गाड़ देना है या झंडा उखाड़ देना है? क्या करना है? बोलिए। हाँ, और क्या? आप लोग तैयारी करिए, सब सीटें आ रही हैं, लगातार वैकेंसी लगी हुई है। सिर्फ आप लोगों से इतना कहूंगा कि 6 महीने आप लोग मेरे संपर्क में रहिए। ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन 6 महीने आप लोग रहना चाहते हैं, 6 महीने मन से जुड़ी आइए। ठीक है, सभी लोग। हाथ बहुत कम लोगों का ही उठ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लिखिए। आज का टॉपिक है क्या कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैंट सू। स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैंट सू। एक्सप्लेन विथ रिलेवेंट केस लॉस। रिलेवेंट केस लॉस। ठीक है, हिंदी में डालिए कि अजनबी व्यक्ति, संविदा से अजनबी व्यक्ति, संविदा से अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। संविदा से अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। ठीक है, संविदा से अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। इसको केस ला के द्वारा समझाइए। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, एक्सप्लेन विद रिलेवेंट केस लॉस। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक पे आपको बहुत अच्छा नोट बनाना है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग जानना चाहते हैं या आप जान चुके हैं? दो चीजें होती हैं, लेक्चर को जानना और लेक्चर को सही तरीके से लिखना। दोनों दो चीजें होती हैं। लाइफ में हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर हम लिख नहीं पाते हैं तो आपका पढ़ना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। राइट नाउ, चलिए। तो सबसे पहले क्या देखिए, संविदा विषय में एक सामान्य सिद्धांत क्या है। इसको हम पेज चेंज कर दें ताकि आपको यहां से अब, ठीक है। हम्म, क्या है? संविदा विधि में एक सामान्य सिद्धांत, जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है?
जनरल रूल। संविदा संविदा विधि में जनरल रूल क्या है कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, वह संविदा के प्रवर्तन के लिए वाद नहीं ला सकता। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझा रहा हूं। द पर्सन who is not party of a contract can sue even contract is made for his own benefit. The general rule of contract is that the person who is not party of a contract, cannot sue even contract is made for his own benefit। मतलब करने का है कि संविदा विधि का यह सिद्धांत है क्या कि जो व्यक्ति किसी संविदा का पक्षकार नहीं है, जो व्यक्ति किसी संविदा का पक्षकार नहीं है, यानी क्या है, वो संविदा के लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर है, वो क्या है, कैन नॉट सू, वो संविदा, वो वाद नहीं ला सकता, भले ही इवन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर हिज ओन बेनिफिट, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई है। ये पॉइंट आपने लिख लिया, ये पॉइंट लिख डालिए, समझाने साथ लिख डालिए, लिख लिया आप सब लोगों ने। दिस इज द जनरल रूल, होना भी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए ए ने बी को क्या कहा कि मैं 1,00,000 रुपए में अपना घोड़ा आपको बेचना चाहता हूं। कहता ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति डी है, उसी के गांव, उसी मोहल्ले का, क्या ये घोड़ा खरीद सकता है? डी घोड़ा खरीद सकता है? बोलिए, क्या डी इस संविदा का पक्षकार है? वेदर डी इज द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डी कौन है? डी इज ए स्ट्रेंजर, अजनबी है, इसलिए ये वाद नहीं ला सकता है। समझ गए आप लोग? अब इसका एक्सेप्शन आएगा। तो ये जनरल रूल आपने पढ़ा, ये जनरल रूल संविदा के बारे में था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे क्या प्रोसीजर बढ़ती है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इट इज कॉल्ड प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी क्या बोलते हैं? संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। ये संविदा की गुप्तता है। कौन? कि ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदा का पक्षकार नहीं है, वह संविदा के लिए वाद नहीं ला सकता, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई हो, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या कहा गया, आगे देखते हैं, आगे आइए, अगला पॉइंट क्या है, आगे देखते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, अब आप लिखेंगे क्या है, अब हम देखते हैं भारतीय विधि में क्या है। अब हमें देखना है कि भारतीय विधि में क्या, इंडियन लॉ में क्या है। अंडर इंडियन लॉ, ऐसे लिखिएगा, अंडर इंडियन लॉ भारतीय विधि में क्या है।
भारतीय विधि में क्या कहती है? भारतीय विधि में क्या है? भारतीय विधि कहती है कि भारत में संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को प्रवर्तित करने हेतु वाद नहीं चला सकता। मतलब क्या है? ए पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको साफ दिख रहा है? राइटिंग तो बनी नहीं रही है। साफ दिख रहा, नहीं दिख रहा है? चलिए राइटिंग बनाते हैं, अच्छा लिखते हैं। ए पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट cannot enforce the contract, cannot enforce the contract, but if he is familiar to contract, but if he is familiar to contract and stranger to consideration may show। समझे आप लोग? ध्यान समझिए। भारतीय विधि क्या कहना चाहती है? भारतीय विधि बहुत खतरनाक विधि है। कहना चाहती है ए पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई व्यक्ति संविदा से अपरिचित है तो वाद नहीं ले सकता, लेकिन अगर इफ ही इज फेमिलियर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में शू, यानी अगर वो संविदा से, अगर कोई व्यक्ति संविदा से अपरिचित है तो वाद नहीं ला सकता है, लेकिन अगर वो संविदा से परिचित है और कंसिडरेशन से अपरिचित है तो वह वाद ला सकता है। बात समझ गए? भारतीय विधि क्या कहना चाहती है? कहना चाहती है कि आपको संविदा से परिचित होना होगा। यू मस्ट बी फेमिलियर टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रतिफल से, कंसिडरेशन से भले ही अपरिचित हैं आप, तब आप वाद ला सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 2D आपने पढ़ा है ना? क्या कहता है यहाँ भी लिखिए, समझ लीजिए। कहता है ना 2D क्या कहता है? 2D कहता है कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी और एनी अदर पर। ध्यान समझिएगा, यहाँ समझिए। यहाँ कहता है, देखिए, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिसी और एनी पर्सन ये तो दिया है 2D में। यानी कि वचनदाता की इच्छा पर प्रतिगृहीता या कोई अन्य व्यक्ति, यहाँ पे OR इनका एजेंट भी, यानी जरूरी नहीं है प्रतिफल कोई भी दे सकता है। प्रतिफल एक स्ट्रेंजर भी दे सकता है, लेकिन जरूरी क्या है कि वो व्यक्ति संविदा का पक्षकार हो। ही मस्ट बी फेमिलियर टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो बुला सकता है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि भारतीय विधि में क्या रूल है, इसके बारे में क्या रूल है?
ठीक है, सभी लोगों को ये बात समझ आ गई? सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और आई थिंक एवरीवन बी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, वसुंधरा समझ में आ रही नहीं आ रही? वसुंधरा नहीं आ रही, वसुंधरा कह रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए इंग्लिश लॉ क्या कहता है। इंग्लिश लॉ, आप कहेंगे साहब हमसे इंग्लिश लॉ से क्या मतलब है? मतलब है, मतलब रखना पड़ेगा। यानी कि ये आंग्ल विधि, इसे को आंग्ल विधि बोलते हैं। आंग्ल विधि में क्या कहता है? इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, आंग्ल विधि का नया नियम है। वो क्या कहता है? वो कहता है इंग्लैंड में संविदा से अपरिचित व्यक्ति तथा या प्रतिफल परिचित दोनों ही संविदा को प्रवर्तित नहीं कर सकते। ध्यान इन इंग्लैंड, यहाँ लिखिए कैसे, इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड नाइदर ए पर्सन familiar to contract ऐसे लिखते हैं, ऐसे नाइदर से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यू ऑल वुड बी कंफ्यूज जाएंगे। ए पर्सन हु इज नॉट familiar to contract or nor familiar to consideration can not sue। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि एक व्यक्ति, अंग्रेजी विधि में, इंग्लैंड में क्या रूल है? एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, संविदा से अपरिचित है, या संविदा से या प्रतिफल से अपरिचित है, एंड नॉर फेमिलियर टू द कैन सू, दोनों दशाओं में। यानी ब्रिटेन में, अंग्रेजों में, अंग्रेजी विधि में और कठिन नियम है। क्या नियम है? वो यही कहना चाहता है, क्या भारत में तो थोड़ा छूट दे दी गई है, आप संविदा से परिचित हैं और कंसिडरेशन से अपरिचित हैं तो आप थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी आप सूट ला सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहता है? आपको दोनों से परिचित होना पड़ेगा। मतलब यू मस्ट बी फेमिलियर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो यू मस्ट बी फेमिलियर टू द कंसिडरेशन। अगर उसमें एक भी नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति संविदा को लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए वाद नहीं ला सकता है। ये बात आपको ब्रिटेन लॉ का समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में आया? यहाँ पे क्या रूल है सबको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रूल? सभी लोगों को नहीं आ रहा, बाकी लोग एक्टिव क्यों नहीं है? समझिए ध्यान से, क्योंकि अब आप लोग जज बनने की बारी आ गई है। कितने लोग इस बार निकल जाना चाहते हैं? वो हाथ उठा दें। मतलब अब रुकने की इच्छा नहीं कह रही है। एक कहावत है, अब की राख ले भगवान, अब राख लीजिए जो जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। ध्यान दीजिएगा, आपकी यात्रा बहुत तगड़ी है और इसलिए आपको प्रयास करना है कि निकल जाना है। आपकी नाव कहाँ पे है? मझधार में है कि मझधार से निकल गई है? कहाँ पे है आपकी नाव? मझधार में। मझधार का मतलब जानते, बीच में है, जहाँ हिचकोले नाव ऐसे उठ रही है और गिर रही है। और आप क्या कर रहे हैं? हनी सिंह का गाना सुन रहे हैं। ब्लू है पानी, पानी ब्लू है कि रेड है? हैं? तो ध्यान दीजिए, ये चीज है, ये समझ लीजिए। अभी हम पूछेंगे भी, ये समझ में आ गया? फंडा क्लियर एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या है?
कि रूल यही है इंडियन लॉ में कि एक व्यक्ति अगर संविदा से परिचित नहीं है तो वह वाद नहीं ला सकता किसी कीमत पे, चाहे भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित हो या कोई व्यक्ति हो। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक थर्ड पार्टी, एक स्ट्रेंजर के लिए ये आवश्यक है, मैंडेटरी है कि वह कॉन्ट्रैक्ट से परिचित हो। ही मस्ट बी फेमिलियर टू द कॉन्ट्रैक्ट इवन इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन टू वाद ला सकता। इंग्लैंड में कहा कि नहीं, यहाँ पे दोनों से परिचित, एक भी अगर नहीं है तो वाद नहीं ला सकते। दिस इज द बेसिक फंडा रिगार्डिंग द स्ट्रेंजर हु कैन शू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अंग्रेजी विधि, अंग्रेजी विधि आप पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी विधि आप क्यों पढ़ें, क्यों बताएगा? क्योंकि आपकी विधि कब की है, आपकी विधि कब की है ये? अब जब पुरानी रहेगी तो अंग्रेजी विधि पढ़नी पड़ेगी, है ना। नियम क्या कहता है, आप देखिए नियम क्या था कि अंग्रेजी विधि में पुराना नियम था का, ओल्ड रूल, ओल्ड रूल, इसको लिख डालिएगा, ओल्ड रूल इन इंग्लैंड वाज अंग्रेजी विधि का पुराना नियम यह था। क्या नियम था? नियम यही था कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, ए पर्सन हु इज नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए पर्सन हु इज नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, हिंदी में डालिए पक्षकार नहीं है, ए पर्सन हु इज नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट but 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 contract is made for his own benefit, own benefit, समझ गए आप लोग? अंग्रेजी विधि में पुराना नियम क्या था? पुराना नियम यही था कि एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है लेकिन संविदा उसके लाभ के लिए की गई है तो वह वाद ला सकता था। वाद क्या कर सकता, ला सकता, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता था। लेकिन इस नियम को क्या किया गया, दिस रूल, हिंदी में डालिए, हिंदी में आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिख डालिए, हिंदी में अंग्रेजी विधि में पुराना नियम यह था, इंग्लिश विधि में पुराना नियम यह था कि एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है किंतु संविदा उसके लाभ के लिए की गई है तो वह संविदा को प्रवर्तित करा सकता है। ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो यानी वाद ला सकता है। ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कर दे, ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वह व्यक्ति संविदा को लागू करा सकता है। लेकिन इस रूल को क्या कर दिया गया, ओवर रूल्ड कर दिया गया, उलट दिया गया, उलट दिया गया। दिस ओल्ड रूल वाज दिस रूल वाज ओवर रूल्ड इन द केस ऑफ ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन का, इन द केस ऑफ ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन केस, यानी कि इस नियम को ट्विंडल बनाम एटकिंसन के मामले में क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया,
ओवर रूल्ड कर दिया, उलट दिया गया, पलट दिया गया। ठीक है। और क्या निर्णय दिया न्यायालय ने, क्या कहा इस केस में, न्यायालय ने क्या, इसको लिख डालिए, न्यायालय ने इस केस में कहा क्या, अब नया नियम यह है कि कोई संविदा का पक्षकार नहीं है, लिख डालिएगा। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट, दैट in this case in this case the court overruled the old rule in England, old rule in England, the above old rule in England, इन केस में ओवररूल्ड कर दिया गया। क्या कहा, ए पर्सन who is not party of a contract, a person who is not party of contract but contract is made for his own benefit cannot enforce the contract। इसके पहले क्या नियम था, इसके पहले क्या नियम था, व्हाट वाज द ओल्ड रूल, कि वो ऐसा कर सकता है। सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि संविदा उसके लाभ के लिए होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज ओन बेनिफिट। यहाँ कहा ठीक है बेनिफिट है तब भी नहीं कर सकते हैं। इस क्या बोला गया, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, यानी कि इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी बोलते हैं। ठीक हो गया ना। वहाँ वहाँ आप जो है ना वो क्या करिएगा, ठीक है। इसी को संविदा की गुप्त, अगर आपसे कहा जाए कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस केस लॉ में लेट डाउन किया गया था, हाँ ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड बहुत, कौन है हाउस ऑफ लॉर्ड, कौन है, HOL कौन है, हु इज HOL, कौन बताइए। हाँ जी, बोला करिए आप लोग। नहीं बोलना है, हाउस ऑफ, हाँ बोलिए। ये ध्यान दीजिए, बता देते हैं फिर से एक बार, बेसिक कंसेप्ट जिनका ना क्लियर हो जान लें। हाउस ऑफ लॉर्ड जो इंडिया में जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसी का पहले नाम क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड। इट वाज द एपेक्स कोर्ट इन इंग्लैंड, इन ब्रिटेन इट वाज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट से भी बड़ा कोई कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ गॉड होता है, लेकिन वो किताब के पन्नों में नहीं है, वो अंदर है। ठीक है। तो अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड क्या था, ब्रिटेन का। लेकिन आपको पता है, एक बात बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। जुलाई 2009 में हाउस ऑफ लॉर्ड को कन्वर्ट कर दिया गया ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन जुलाई 2009 द हाउस ऑफ लॉर्ड इन ब्रिटेन was designated as the Supreme Court right now। ओके, आगे समझ में, जो बातें बताने समझ में आ रहा है तो डिटेल समझिए, नॉलेज बनिए, नॉलेजेबल बनिए, नॉलेज नहीं रहेगा। दुनिया किससे चलती है, नॉलेज से। हम्म, और बाकी लोग कैसे चलते हैं, किस द्रव से चलते हैं, द्रव का नाम बताइए, कौन सा द्रव है जो आपको तत्काल अपलिफ्ट अपलिफ्ट कर देगा। और आप अदनान सामी के ही गाना गाएंगे, मेरी मुझे भी लिफ्ट करा दो, एक नहीं दो चार दिला दो। कौन सा, यही सॉन्ग है ना। इसलिए आपको नॉलेज से चलना, वो द्रव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आ गया ये इस मैंने इसलिए बता दिया कि अगर एक नंबर कभी जीवन में पूछ ही दिया जाए तो यू हैव बेसिक नॉलेज। आपको लॉ पढ़ रहे हैं इतने साल से, आपको जानकारी अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड, एवरीबडी अवेयर अबाउट हाउस ऑफ लॉर्ड। अब कोई नहीं कहेगा हमें नहीं पता है, हैं? एक केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी के, डनलप। डनलप
न्यूमैटिक टायर कंपनी। आप देखिए, टायर का इस्तेमाल कौन किया? डनलप ने किया है। समझ गए आप लोग? टायर का इस्तेमाल किसने किया है? हैं? डनलप। ठीक है। ये किसका केस है? हाउस ऑफ लॉर्ड का केस है, ध्यान दीजिएगा, ये हाउस ऑफ लॉर्ड। इसका बहुत बड़ा नाम है, आप उतना याद करना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ है, लेकिन कितना याद करेंगे? डनलप का लिख दीजिए, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी के सफिशियंट है, पर्याप्त है। एग्जामिनर समझ जाएगा, आप विद्वान व्यक्ति हैं। पूरा केसला नहीं याद है तो जरूरत नहीं लिखने की है। ठीक है। क्या कहा गया इसमें? हाउस ऑफ लॉर्ड ने ट्विंडल बनाम एटकिंसन के प्रिंसिपल को क्या कर दिया? कोलैबोरेट कर दिया। लिख डालिए, इन दिस केस, राइट डाउन स्पीडली, इन दिस केस ऑनरेबल हाउस ऑफ लॉर्ड हैव अप्रूव्ड, हैव कोलैबोरेटेड द रूल्स प्रोपाउंड इन द केस ऑफ ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन। इस मामले में माननीय हाउस ऑफ लॉर्ड ने ट्विंडल बनाम एटकिंसन के केस में दिए गए प्रिंसिपल को क्या कर दिया? पुष्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 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 और ये सिद्धांत किया और सिद्धांत दिया। लिख डालिए, इन दिस केस, राइट डाउन, इन दिस केस हाउस ऑफ लॉर्ड कोलैबोरेट द प्रिंसिपल लेट डाउन इन द केस ऑफ ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन केस एंड एंड and well settled a law and well settled a law that well settled a law that क्या? कि वही व्यक्ति, well settled law that well settled a law that only such person can enforce the contract, only such person can enforce the contract, only such person can enforce the contract who is the party of contract, who is the party of the contract। इस मामले में न्यायालय ने ये विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या लिखा आपने? डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने ट्विंडल बनाम एटकिंसन के मामले में दिए गए निर्णय को अभिपुष्ट कर दिया, कोरबोरेट कर दिया। लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक सभी लोगों ने लिख लिया? कोरबोरेट कर दिया। और ये नियम प्रतिपादित किया और ये नियम बनाया कि संविदा हु इज पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या है? दैट पर्सन हु, हाँ हाँ, ये पर्सन हु इज द पर्सन हु इज द, यहाँ लिख डालेगा ए पर्सन ऐसे करके, ए पर्सन हु इज द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन शू ओनली, यानी कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार है वही उसको लागू कर सकता है और कोई लागू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रतिफल वचन ग्रहीता और केवल वचन ग्रहीता द्वारा होना चाहिए। लिख डालिए, क्योंकि प्रतिफल वचन ग्रहीता के द्वारा, बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन only and only by whom?
बाई प्रोमिजी। इसमें क्या कहा गया कि कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन ओनली एंड ओनली बाई प्रोमिजी, यानी कि इसमें कहा गया कि प्रतिफल केवल और केवल वचन ग्रहीता के द्वारा दिया, अगर कोई और व्यक्ति है तो उसे प्रतिफल नहीं माना जाएगा। व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड इन दिस केस? व्हाट इज द मेन कंसेप्ट? हु रिप्लाई? आपको समझने में दिक्कत आ रही है? बताइए जरा, कौन बताया? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। अरे आप लोग हाथ उठाएंगे, समझेंगे नहीं तो फायदा क्या पढ़ाने से? ऐसे पढ़ेंगे हैं? ऐसे पढ़ेंगे आप लोग? और आगे हाथ चाहिए। धीरज, चलिए बताइए, धीरज क्या है? धीरज बताएंगे। इस केस ला में डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या बताया? 2 लाइन बताइए, ओनली 2 लाइन। अगर वो मान लीजिए संविदा का पक्षकार है लेकिन प्रिंसिपल से परिचित नहीं, तब तो करा सकता है। अच्छा, मतलब इंग्लिश में क्या होना चाहिए? अगर किसी अजनबी को संविदा लागू कराना तो क्या होना चाहिए? क्या रिक्वायरमेंट है? ही मस्ट बी पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट फेमिलियर टू द कंसिडरेशन, तब तो कराएगा। एक आप लोग क्यों बोलते हो भाई? हाँ बताइए। अरे मैंने बताइए, क्या ये सच बात है? क्या ये सच बात है कि रेल नहीं मांगी गई थी? क्या सच है? तो नहीं मांगी गई थी तो मिलेगा? मिलेगा, नहीं मांगी गई थी तो? हैं? किसने कहा था नहीं मांगा तो नहीं? किसने कहा था? बता, क्या देखते? वही हमने कहा कि आज मोनिका साइलेंट क्यों है, आज मोनिका साइलेंट क्यों है, इसलिए हमने लालू का नाम लिया। देखो मोनिका, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी अब कहाँ, घूमते पड़ रही है, अच्छा प्रेफरेंस कर ये करिए, घूमते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो इसको जान लीजिए, हमारे ख्याल से बेसिक फंडा सब क्लियर हो गया। देखिए इसको याद कर डालिए अच्छे से सभी लोग, मेहनत करिए। अब उसके बाद यानी कि ब्रिटेन में फंडा क्लियर है क्या कि प्रतिफल वही व्यक्ति दे सकता है जिसने, जो प्रतिगृहीता है, प्रोमिजी है, और नहीं दे सकता है। हमारे इंडिया में क्या 2D क्या कहता है? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिजी और एनी पर्सन। एनी पर्सन कौन है? उसका एजेंट है, उसका कोई अथराइज्ड पर्सन है। ब्रिटेन में अलाउ नहीं है। ठीक है, लिखिए एक केस ला लिखिए। अब इसका लिखिए आप लोगों को, इसका एक है एक्सेप्शन। क्या क्या लिटो एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन है। ये सबको समझ में आ गया? प्रिंसिपल नहीं समझ में आया? आप लोगों को कितना बार मैं बताऊं तब भी नहीं बोलते हाँ आ गया। और ध्यान दीजिए, जिस चीज को आप बार बार कहेंगे वही चीज हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर आप बार बार कहेंगे मुझे जज बनना है तो ऑटोमेटिकली जज बनना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है इस रूल के? एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद। अपवाद क्या है? एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है, पहला अपवाद क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन है क्या कि ट्रस्ट एंड फैमिली कॉन्ट्रैक्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट जानते हैं आप लोग? ट्रस्ट, ट्रस्ट का नाम आप लोगों ने सुना है? कहाँ पे पाया जाता है ट्रस्ट नाम की चिड़िया? कहाँ पाई जाती है?
मोनिका बंद कर लो, तुम उड़ रही हो क्या, फ्लाइट में हो क्या? ऐसा कोई लग रहा है कोई ऊपर हवा में उड़ रहा है। न्यास और पारिवारिक बंटवारा पहला पद है, न्यास। और इसे क्या बोलते हैं? पारिवारिक बंटवारा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा ध्यान से सभी लोग। जैसे मान लीजिए एक घर का मुखिया है, पिता मान लीजिए एक्स है, उसने एक व्यक्ति वाई से 10,000 स्क्वायर फीट जो है वो क्या किया, कोई जमीन लिया। इसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ए बी सी। क्या ये इस संविदा का पक्षकार हैं? पक्षकार हैं ए बी सी? कहाँ से आ गए सर? पक्षकार हैं। संविदा एक्स वाई बीजिए, कहाँ से पक्षकार हो गए? अब अगर यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है तो क्या ये लोग संविदा को लागू करवा सकते हैं कि नहीं? नहीं समझे आप लोग? ए बी सी आर नॉट द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इंडिया लगाती है कि यहाँ पे ये लागू करा सकते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक बंटवारा में संविदा एक व्यक्ति ही करता है। समझ गए? यहाँ पे इस रूल का एक्सेप्शन है, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यास में भी ऐसी बातें होती हैं। और एक केस ला जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है बहुत अच्छा, एमसी चाको। एमसी चाको, एमसी चाको, एमसी चाको वर्सेस वर्सेस हाँ ट्रावनकोर, स्टेट ऑफ ट्रावनकोर। ये ट्रावनकोर मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में है, कहाँ पे है? हाँ जी, कहाँ पे है ये? साउथ में ही है, केरला वगैरह में है, ये पता लगा लेना तुम, है ना। और ये ध्यान दीजिए, ये 1970। अब यहाँ केस ला बहुत ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख डालिए 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें पहली बार इस केस में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में ट्रस्ट और फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन को इसका एक एक्सेप्शन माना गया। इन व्हिच केस लॉज in the MC Chaco versus State of Travancore, the Supreme Court has first time evolved a new exception, that is trust and the family distribution, regarding the exception of the privity of contract। पहला समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आया? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया तो दुनिया का हर लॉ समझ जाएंगे, क्योंकि संविदा विधि कैसी विधि है? ये बहुत दार्शनिक विधि है, फिलोसॉफिकल लॉ है। अब आप लोगों ने तो फिलोसफी पढ़ी नहीं पढ़ी? सभी लोगों ने पढ़ी है। रेनू ने पढ़ी, और कौन पढ़ा है? धीरज ने पढ़ा, पीएचडी किया है। और दूसरा आकांक्षा, तुम भी पढ़ी? आकांक्षा भी फिलोसफी पढ़ रही थी बीए में। और कितने लोग हैं जो पढ़े हैं? नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। लड़ो और उड़ो, एक मानव शरीर का हार्मोन, उसका नाम लड़ो और उड़ो। कौन बताएगा? हाथ उठाइए। अभी बताना नहीं, तुरंत आंसर नहीं देना, हाथ उठाइए। आपके लिए एग्जाम के लिए, लड़ो और उड़ो नाम का हार्मोन कौन है? जिसने तैयारी किया वही बता पाएगा। पीसेस का आनंद मुदगिल हाथ उठाए, धीरज, और कौन हाथ उठाया? अर्चना भी हाथ उठा दी है। अर्चना बताओ कौन सा हार्मोन्स है? पता नहीं है तब भी हाथ उठाओगे? एड्रेनल हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है। बहुत से लोगों में जो पुरुष होकर के महिला जैसा आचरण करते हैं, उनके अंदर भी हार्मोन्स आ जाता है, महिलाओं वाले। और कुछ महिला पुरुष बन जाते हैं, कौन हार्मोन्स आता है? पुरुष का आ जाता है।
एड्रेनल नहीं भाई, एड्रेनल सब में। एड्रेनल जो हार्मोन्स होता है वो शरीर में वो क्या करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। एड्रेनल सतर्क करता है आपको रोगों, आपके शरीर में कोई रोग होने वाला ना, एड्रेनल हार्मोन आपको एक्टिव कर देगा, बता देगा कि आप समझ जाइए, ठीक है, हर चीज खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। एड्रेनल ये भी जी के पॉइंट है। तो ये आपको समझ आ गया, पहला एक्सेप्शन समझ आ गया सब लोगों को, फर्स्ट सेकंड। सेकंड एक्सेप्शन, भार। भार की, भार की इंग्लिश क्या होगी, वेट। वेट सरचार्ज, किस्मत कह रही वेट, यानी कि W बराबर mg। एम क्या है, हमारा वजन है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और W क्या है, लिफ्ट ही टूट गई, ये W है ना। ऐसा है क्या, होती बोलिए। चलिए, चार्ज नहीं, हाँ चार्ज, चार्ज यानी कि भार। भार, भार को टीपीएम कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 109। इसमत एकदम सटीक आंसर देती है, क्या कर रहे हैं। एक कहावत है ना कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं गलत लिखता नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में 09 बन जाता है, ऐसा है ना। कोई बात नहीं। चार्ज, अगर कोई प्रॉपर्टी कहीं पर भार के रूप में है तो वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा। लिख डालिए, इसको हम बताएंगे, बहुत डिटेल नहीं बता सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद खां, लिख डालिए, बहुत अच्छा केस है, ख्वाजा मोहम्मद खां। केस का नाम लिखिए आप इधर, जगह छोड़, जब लिखिए जगह छोड़ दीजिएगा, ख्वाजा, ख्वाजा। ठीक है, हिंदी भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ख्वाजा, ख्वाजा मोहम्मद खां, खां वर्सेस हुसैनी बेगम, हुसैनी बेगम, हुसैनी बेगम। आज ख्वाजा मोहम्मद खां वर्सेस हुसैनी बेगम का केस है। इसमें मालूम क्या था, इसमें मामला ये था कि दो व्यक्तियों ने एक संविदा किया। क्या संविदा किया कि अगर आपका लड़का मेरी लड़की से शादी कर लेता है, आपका लड़का मेरी लड़की से शादी कर लेता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको खर्चा, खर्चा ए पानदान। सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है पहले, अब नहीं, सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता था, पान खाने में, पानदान मिलता था। अब सबसे ज्यादा खर्चा किसमें हो रहा है, रेड वाटर में हो रहा है। तो खर्चा पानदान हम देंगे आपकी बेटी को। दो, दो लोगों ने किया था, संविदा की थी। उसके लिए हम कहाँ से करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसमें जो किराया आएगा उसको हम 5 रुपए हर महीने खर्चा पानदान देंगे। ये दो लोगों ने किया था, ठीक है, दो लोगों ने, ए बी, मान लीजिए ए और बी ने किया था। लेकिन अब जब उसको नहीं दिया गया और हुसैनी बेगम का फादर जो है वो मृत्यु हो गई, अब प्रश्न हुसैनी बेगम को क्या, हुसैनी बेगम तो स्ट्रेंजर हो गई, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकती है। बोलिए, आप लोग क्यों चुप हैं। यानी कि कर सकती है, क्योंकि ये चार्ज है, संपत्ति उसको भार के रूप में रखी गई है। ये उस पार्टी, वो पार्टी ना होने के बावजूद भी अपना वो स्ट्रेंजर, बीइंग स्ट्रेंजर, हुसैनी बेगम क्या कर सकती है, वो लव करा सकती है। तीसरा, फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, जल्दी कर, जल्दी नोट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी हम, फैमिली सेटलमेंट। आज मिस्टर फहद नहीं आए हैं क्या, मिस्टर फहद नहीं आए हैं लग रहा है। इस क्लास में बहुत ध्यान से फहद पढ़ते हैं, पूरी तन्मयता से, कॉन्फिडेंस के साथ,
और ये इनकी मेहनत का प्रतीक है। ध्यान दीजिए, जितना लेवल पे कॉन्फिडेंस और आपका कंसंट्रेशन होगा, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। इसलिए कंसंट्रेट कर दिए अपने को पढ़ाई में, सिर्फ 6 महीने बस। उसके बाद तो फिर आपकी सैलरी इतनी मोटी आएगी कि आप सैलरी दे करके मोटे हो जाएंगे, सबका वजन बढ़ जाएगा 10 किलो। आप लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं ना अपना, वेट कौन कौन वेट बढ़ाना चाहता है अकॉर्डिंग सैलरी, हाथ उठाए। और चन्ना को सैलरी की बहुत चिंता और आकांक्षा भी। आप लोग का वेट कम है क्या? किस्मत कह रही सर 10 किलो और बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, पारिवारिक व्यवस्था हो गई। ठीक है, अगला है एक्नॉलेजमेंट एंड स्टॉपल। नोट डालिए, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट आपने वहां पे कहाँ पढ़ा है? लिमिटेशन में सेक्शन बताइए, सेक्शन 18। हाँ 18, एंड स्टॉपल, एंड स्टॉपल यानी कि अभिस्वीकृत और विबंध में लागू नहीं होता है। पांचवा, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट, एजेंट अगर है यानी कि एजेंट के द्वारा संविदा, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट तब भी नहीं लागू, क्योंकि एजेंट को एथराइज कर जाता है, इसलिए यहाँ भी इस रूल का अपवाद होता है। ठीक है, इतने एक्सेप्शन याद किया जाए, सब लोग याद हो गया सभी लोगों को? हाँ जी। एक इस पर केस है, जमुना दास बसर राम अवतार केस, बहुत अच्छा केस है। अगर आपने इसको लिख लिया तो मैं डिलीट कर दूं, लिख लिया हो तो? नहीं लिखा? सभी लोगों ने लिख लिया? एक्नॉलेजमेंट एंड स्टापल, अब स्वीकृत और विबंध, और कॉन्टेड बाई एजेंट, संविदा के अभिकर्ता के द्वारा संविदा। एक केस ला है जमुना दास वर्सेस राम अवतार। लिख डालिए, जमुना दास वर्सेस राम अवतार का केस है। ठीक है, जमुना दास वर्सेस राम अवतार का केस है, आलू नोट कर डालिए। जमुना दास वर्सेस राम अवतार का केस है। इस मामले, ये भी मामला क्या है, ये 1911 प्रिवी काउंसिल का है, याद कर लिए, ये बहुत अच्छा केस, यही बात कही गई है, सब चीजें 1911 प्रिवी काउंसिल में है। ठीक है, ये भी इसी पर बेस्ड है, इतना ही है, इसमें सारा ज़्यादा फैक्ट नहीं परेशान होना। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक कवर हो गया है, और एक टॉपिक और है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब आपका एक और एक्ट स्टार्ट हो। ठीक है, देख लीजिए, और मैंने ग्रुप में रील्स भेज दिया है, आप देखिए उसको, नोबल शांति पुरस्कार दिया गया, सभी लोग देखने के बाद 40 सेकंड की रील है, उसको जरूर देखिए सभी लोग, देख करके तब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्लास की तैयारी करिए। आज आइए, आज आपका वो खत्म करके नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, और जल्दी जल्दी काम करिए, एकदम टाइम नहीं है किसी के पास, अब टाइम फालतू काम करने का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका मिशन क्या होना चाहिए, मिशन आपका बोलिए? स्टडी ऑनेस्टली, यू कैंट फेल। ईमानदारी अगर करेंगे तो जिंदगी में कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ईमानदार बनिए, और पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं। 100 डिग्री का, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आपकी बॉडी है तब भी पढ़िए। अब मौसम आ रहा, तापमान बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? घटेगा।
चलिए ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद अब आप लोग आइए इस क्लास में, जल्दी से पढ़िए, टाइम बढ़ा रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं। और आप लोग रील देख करके कमेंट जल्दी से करके आइए, जल्दी आइए। देखा कितने लोग कमेंट सबसे पहले आता। पा, 5 लोगों को कमेंट चॉइस किया जाएगा, सबसे पहले 5 लोगों को कमेंट करके लाइक करके जल्दी आइए, 9:15 पे आइए। आइए, ओके।